हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है बदनीयती। सुबह के 10 बज रहे थे। नाश्ता करके मेरे पति, मैं और दोनों बच्चे सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन मेरे पास ही था, तो मैंने झट से फ़ोन उठा लिया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो। हेलो सोनिया। हाँ, हेलो, कौन। माही दीदी, नमस्ते। दीदी ने बहुत दिनों बाद फ़ोन किया था, इसलिए उनसे बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी। जब कभी उनकी हमारी मुलाकात होती है तो हम बड़ी गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के गले लगते हैं। खुश रहो सोनिया, कैसी हो। सब ठीक है दीदी। और आपके यहाँ क्या हाल चाल है। घर पर सब कैसे हैं। जीजू, बच्चे। सब कुछ ठीक है सोनिया। आज तुम्हारे बेटे का परीक्षा है। बड़ी गंभीर मुद्रा में उन्होंने कहा। मुझे समझ नहीं आया, आखिर दीदी यह क्या कह रही हैं। मेरे बेटे का परीक्षा है और मुझे ही नहीं पता। मैं अचकचा गई। संकित मन से मैंने पूछा, मेरे बेटे का परीक्षा। दीदी, आप यह क्या कह रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी घबराहट को वे तुरंत भाप गईं। बोली, अरे सोनिया, तुम तो घबरा गई। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो खामखा घबरा गई। अरे मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा बटा है क्या। मेरे बेटे नीलेश का परीक्षा है। ओह, तो यह बात है। अब समझी दीदी। क्या दीदी, आप भी बड़ा मजाक करती हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। आज दीदी बड़ा अपनापन जता रही थी। हमारे निवास स्थान से 5 मिनट की दूरी पर रहती हैं, परंतु न कभी आना और न जाना। कभी हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं की। परंतु मिलने पर या आमने सामने होने पर उनका रवैया अलग ही होता है। जैसे दो पक्की सहेलियां जो न जाने कितने अरसे के बाद एक दूसरे से मिली हों और ढेरों बातें करने को अकुला रही हों। दीदी, बहुत बहुत बधाई हो। कब है परीक्षा। आज ही है, दोपहर 1 बजे। क्या दीदी, मुझे अब बता रही हैं। इस समय 10 बज रहे हैं, इतनी जल्दी मैं कैसे आ पाऊंगी। तुम्हारे और मेरे घर में दूरी ही कितनी है सोनिया। अरे 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है, आराम से पहुंच जाओगी। लेकिन दीदी, अचानक से कैसे। पहले से कुछ बताई होती तो ठीक होता ना। माही दीदी सफाई देने लगी। अरे सोनिया, क्या बताऊं तुमसे। लड़की वाले अचानक प्रोग्राम बना लिए कि आज ही परीक्षा कर लिया जाए। ऐसा क्यों दीदी। मैंने अचरज से प्रश्न किया तो वो बोली, वे लोग यहाँ के नहीं हैं ना। एक दिन पहले ही दिल्ली आए हैं, होटल में रुके हुए हैं, कल चले जाएंगे। मन में कई बातें उमड़ने लगी। ऐसे शुभ अवसर पर कोई ऐसे निमंत्रण देता है क्या। शायद हमें बुलाना नहीं चाहते हों। फिर शायद समाज के बारे में सोच विचार किया हो कि दुनिया क्या कहेगी। आखिर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर तो है हम लोग। फिर भी क्यों नहीं बुलाया आदि आदि। अच्छा, तो दीदी, तब कार्यक्रम कब तक चलेगा। बस यही शाम तक का कार्यक्रम है। जान लो कि 5-6 बजे तक सब निपट जाएगा। जिस तरह से उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए अपने न पहुंच पाने की वजह बताते हुए मैंने भी असमर्थता जाहिर कर दी। दीदी, दरअसल आज हमें बाहर जाना है। मेरी बिटिया को इनाम मिलने वाला है। 12वीं की परीक्षा में 98% लाने के कारण समारोह में उसे सम्मानित किया जाएगा, इसलिए वहां जाना जरूरी है। दीदी का दिल रखने के लिए मैंने उन्हें बेटी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना सही समझा, अन्यथा उन्हें लगता कि मैं बहाने बना रही हूँ। मेरी बात सुनकर मानो माही दीदी के पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय यह बोलने के कि बेटी के इस कार्यक्रम में शामिल होना भी जरूरी है। फिर न जाने क्या सोचकर मैंने तय किया कि सम्मान समारोह अगर जल्दी निपट जाएगा तो दीदी के यहाँ परीक्षा में जरूर शामिल हो जाएंगे। परंतु सम्मान समारोह का वेन्यू बहुत दूर था, इसलिए घर पहुँचते पहुँचते रात के 11 बज गए। इसलिए हमने तय किया हम अगले दिन उनके घर जाएंगे
ताकि उन्हें कुछ कहने का मौका न मिले, नहीं तो जीवन भर ताने मारेंगी। वे मेरी बुआ की बड़ी लड़की हैं। नातिन होने के कारण दीदी की बहुत चहेती थी। मेरे पिताजी भी उनसे बहुत प्यार करते थे। माही दीदी के पति अमरेश जीजू ने आज से तकरीबन 15 साल पहले पिताजी से 40,000 रुपये यह कहकर उधार मांगे थे कि 1 महीने में लौटा देंगे। बिना ना नुकुर किए पिताजी ने झट से पैसे निकाल कर दे दिए थे। पर 3 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उन्होंने रुपए नहीं लौटाए तो पिताजी ने उन्हें फ़ोन किया। अमरेश जीजू ने कुछ और दिनों का समय मांगा। पिताजी ने उनकी बात मानकर उन्हें कुछ और समय दे दिया। इस तरह वे कोई न कोई बहाना बनाकर हर बार समय मांगते रहे और पिताजी बड़ा दिल करके उन्हें समय देते गए। इस बीच हमारे घर में न जाने कितनी सगाइयाँ और शादियाँ हुईं। कभी रामायण का पाठ, कभी कोई अन्य कार्यक्रम। हर बार पिताजी जरूरत पड़ने पर अमरेश जीजू से पैसे मांगते रहे। दीदी से भी उन्होंने कई बार अपने दिए हुए पैसे का तगादा किया था। हर बार वही ढाक के 3 पात। उन्हें अपने उधार दिए हुए पैसे नहीं मिले। अमरेश जीजू ने उन पैसों से गांव में जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत आज 60 लाख हो गई है। परंतु उन्होंने उधार के वह 40,000 आज तक नहीं लौटाए हैं। इस वजह से हमारे रिश्तों में धीरे धीरे खटास आ गई। माही दीदी ने भी अमरेश जीजू का ही साथ दिया। सबसे कहती फिरती थी कि केवल 10,000 रुपये लौटाने बाकी हैं, बाकी के पैसे उन्होंने मामा जी को लौटा दिए हैं। खैर, रास्ते की धूल मिट्टी फांकते हुए अगले दिन मैं उनके घर पहुंची। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि मैं उनके उस घर में गई जो असलियत में कभी अमरेश जीजू के मामा का घर था। हमारे सारे रिश्तेदारों को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि वह घर भी उन्होंने अपने मामा को धोखा देकर कागजों में कुछ हेरफेर करके अपने नाम करवा लिया था। उनके घर जाने से पहले ही मैंने उन्हें फ़ोन करके बता दिया था कि मैं शाम के 4 बजे तक आऊँगी, ताकि उनकी दोपहर के नींद में कोई खलल न पड़े। जो सोचा वही हुआ। जब मैं वहां पहुंची, दीदी सो रही थी और दरवाज़ा नीलेश ने खोला और तुरंत वह पहचान गया। दीदी को जाकर सूचना दे आया कि सोनिया मौसी आई हैं। दरवाज़ा खुलते ही मैं सीधा अंदर वाले कमरे में चली गई। मेरी आवाज़ सुनकर दीदी आंखें मसलते हुए उठी और मुस्कुराते हुए तुरंत उठकर मुझसे गले मिली। मैंने उन्हें बेटे के रिश्ते के लिए मुबारकबाद दी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बिखर गई। मुझे वहीं बेड पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी ही देर में नीलेश पानी और मिठाई ट्रे में रख कर ले आया। इधर उधर की बातें होने लगी। लड़की कहाँ की है, क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है। दीदी अपनी होने वाली बहू की तस्वीर तो दिखाइए। उन्होंने तुरंत नीलेश को आवाज़ दी। नीलेश, मौसी को लड़की की तस्वीर तो दिखाओ। नीलेश ने मोबाइल को ऑन करके फ़ोटो खोल दी और फ़ोन मेरे हाथ में देकर बाहर चला गया। लड़की सुंदर है दीदी, नाक नक्श भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, लेकिन रंग तुम्हारे जैसा है, थोड़ा दबा हुआ है। तो क्या मैं खराब हूँ दीदी? मैंने आश्चर्य जताया। नहीं, लेकिन मुझसे कम गोरी है, बस वही खटक रहा है। दीदी के लिए गोरा होना ही सुंदरता का मापदंड था। दीदी अपनी शादी की बातें बताने लगी कि उनकी सास ने उनके रिश्ते के समय कहा था कि लड़की गोरी होनी चाहिए, नाक नक्श भले ही ठीक न हो तो भी चलेगा। मैंने उनसे कहा, दीदी अब जमाना बदल गया है। बड़े अनमने ढंग से उन्होंने भी हामी भरी। फिर शुरू हुआ सिलसिला उन तोहफों को दिखाने का जो उन्हें परीक्षा में मिला था। घर के सभी लोगों के लिए कपड़े, कंघी, तेल, साबुन, साड़ी, सूट के कपड़े आदि सब कुछ तो चढ़ाया था लड़की वालों ने। मंदिर की दराज में रखा 20 लाख का वह चेक भी दीदी ले आई।
जो लड़की वालों ने जीजू के नाम पर दिया था। तभी जीजा जी ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने उन्हें भी रिश्ता तय होने की बधाई दी। बड़े अनमने भाव से उन्होंने मेरी बधाई स्वीकार की। मुझे थोड़ा अजीब लगा, किंतु मैंने उस बात को वहीं छोड़ देना उचित समझा। नीलेश के अलावा उनकी 2 बेटियां भी हैं, जो उस समय घर पर नहीं थीं। वे दोनों ऑफिस गई थी। बड़ी बेटी साक्षी, जिसने स्नातक किया है और आज वह एक प्राइवेट बैंक में एक अच्छे पद पर कार्यरत है। दूसरी बेटी है मोनिका, जिसने बीएड की डिग्री हासिल की है। वह भी एक अच्छे स्कूल में टीचर है। दोनों का वेतन भी काफी अच्छा है। दोनों विवाह योग्य हो गई हैं, सो मैंने उनकी शादी की बात भी छेड़ दी। अमरेश जीजू कहने लगे, अभी दोनों शादी नहीं करना चाहती। कहती हैं कि जब हम अपने पैर पर अच्छे से खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सेटल हो जाएंगे, तभी शादी करेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, वैसा लड़का भी तो मिलना चाहिए कि जिसको दहेज न देना पड़े। अरे भाई, हमने अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाया लिखाया है, तो क्या दहेज देंगे। हमने उनकी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। तभी मैंने उनकी बात काटते हुए कुछ मजाकिया लहजे में कहा, जीजा जी, अब आप भी तो बेटे के लिए इतना दहेज ले रहे हैं, फिर बेटी को दहेज क्यों नहीं देंगे। हमको कुछ मिल थोड़े रहा है, अब खुद ही हिसाब लगा लो। 5-6 लाख रुपए तो शादी में ही खर्च हो जाएंगे, फिर बचेगा ही क्या। बाकी रुपए सामान, कपड़े, गहने में ही खर्च हो जाएंगे। वे लोग इसके अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं। घर का कोई सामान नहीं मिलने वाला है। मैं समझ गई कि जीजाजी खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर खिन्नता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। लड़की वालों ने न जाने किस तरह से अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे जुटाए होंगे, अपने खून पसीने की कमाई लगा दी होगी, पर जीजाजी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कितना दोहरा मापदंड है। एक तरफ उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो बिल्कुल दहेज की मांग न करे, और दूसरी ओर बेटे को दहेज में मिल रहे 20 लाख रुपए भी कम लग रहे हैं। ऊपर से लड़की भी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट और सुंदर है। शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैंने भी उनसे जाने की अनुमति ली। निकलते निकलते माही दीदी ने मेरे हाथ में एक थैला थमा दिया। मैंने लेने से इनकार कर दिया, पर उनके बहुत आग्रह करने पर मना भी नहीं कर सकी। घर पहुंची तो सोचा खोल कर देखें कि आखिर दीदी ने इतने प्यार से दिया क्या है। 2 केले, 1 नारंगी, 1 सेब, 1 रसगुल्ला और 1 बर्फी देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि दीदी ने बड़ा दिल करके मुझे ये दिया है। बच्चे भी देखकर हंसने लगे। मम्मी, मंदिर के पुजारी जी ने प्रसाद दिया है क्या। बच्चों की बातें सुनकर पतिदेव के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। वे भी उनकी फितरत को अच्छी तरह से जानते थे, सो वे कुछ नहीं बोले। मैं भी क्या कहती, निशब्द थी, कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन जब हालचाल लेने के लिए मेरी मम्मी का फोन आया, तब पता चला कि वाहवाही लूटने के लिए जीजा जी ने सब जगह फोन करके यह खबर फैला दी थी कि उनके बेटे को 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जीजा जी पिताजी को मेरे आने की सूचना भी दे चुके थे। मम्मी ने उन 20 लाख रुपयों की बात छेड़ी कि क्या मैंने वह चेक देखा है जिसकी बात अमरेश जीजा जी कर रहे हैं। मैंने भी मम्मी को पुष्टि कर दी कि मैंने चेक अपनी आंखों से देखा है, वह चेक जीजू के नाम पर ही है। माँ चौंक गई कि नीलेश अब तक कहीं नौकरी भी नहीं करता है। एमएससी और डीएलएड की तो है, शिक्षक बनकर कितना कमा लेगा। और क्या देखकर लड़की वाले उसे 20 लाख रुपए दहेज दे रहे हैं। बातों बातों में मम्मी ने कहा कि अमरेश जीजू मेरे पिताजी को बता रहे थे कि लड़की अपने घर की इकलौती है, माता पिता के अलावा उसका और कोई नहीं है। लड़की के पिता ठेकेदारी करते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, और माता पिता के बाद सब कुछ उस लड़की और नीलेश का ही होगा।
जैसे अमरेश जी के दादाजी को ससुराल की जायदाद मिली थी, वैसे ही नीलेश को भी अपने ससुराल की सारी जायदाद मिलेगी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न था कि कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। क्या उन्होंने सचमुच इतना हिसाब किताब लगाया होगा? क्या अमरेश जीजू ने इतना सब कुछ सोचकर पूरा आकलन करने के बाद यह रिश्ता तय किया था? कभी कभी लगता है कि क्या समाज ऐसे बदनीयत और स्वार्थी लोगों से कभी छुटकारा पा सकेगा? यदि हम सब लोग मिलकर समाज में दहेज के लोभियों को जब तक सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक यह प्रथा समाज में गंदगी फैलाती रहेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।